हेलो बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे। नाउ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको समझना है कि वेव क्या होती है। एक लाइट वेव है, सपोज कि ये एक वेव है और इस वेव को ये वेव प्रोपेगेट हो रही है इस डायरेक्शन में। नाउ जब भी आपके पास जो भी लाइट होता है, ठीक है, रूम में जो लाइट है, अभी लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में होता है और उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। इसी को हमें समझना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ये जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल कैसे करते हैं? ये वेव के फॉर्मेट में करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हो गई, ठीक है, इज लाइक दिस कंप्लीट वेव। तो ये कंप्लीट वेव यहाँ से भी यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हो गई लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो ऊपरी पोर्शन होता है वो क्रीस्ट होता है और नीचे का पोर्शन जो होता है वो ट्रफ होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है, अब उसको ऐसे डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी से हम ले रहे हैं कि यहाँ पर रेड जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और वो जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट of electromagnetic wave, these components have same wavelength, same frequency, same speed and same amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes। तो वो mutually perpendicular planes में वाइब्रेट करते हैं, ये आपको समझना है। वाइब्रेट और ऑसिलेट दोनों मतलब दोनों वर्ड सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक ये जो आपने वेव कंसीडर किया है, ये जो वेव है इसमें आप ऐसे कंसीडर करो कि ये वेव एक ही है। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ कन्फ्यूजन मिटाने के लिए दोनों कंपोनेंट नहीं लिए हैं, एक ही कोई भी कंपोनेंट, क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, इन ऑल द रिस्पेक्ट सेम होता है, सिर्फ एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। ये समझ के आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको समझने हैं, जल्दी जल्दी समझा देते हैं कोई पैरामीटर, ठीक है। पहला होता है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ में क्या होता है? वेवलेंथ में आपको डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लैम्बडा, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट, ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स। अब ये जो डिस्टेंस आता है क्रीस्ट वाला, ऊपर वाला, वही डिफरेंस यही आता है, वही डिस्टेंस ये आता है। तो ये क्या है? लेंथ है। वेवलेंथ इज व्हाट? वेव की लेंथ, ठीक है। तो वो कैसे मेजर करता है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स। अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का भी इस्तेमाल करता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स और कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट, ठीक है। तो वेवलेंथ समझ गए आप? वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? तो वेवलेंथ का यूनिट अब हम नैनोमीटर में कंसीडर कर सकते हैं, फिर मीटर में कंसीडर कर सकते हैं, फिर पिकोमीटर में कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर द यूनिट। फिर आपका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट तो मीटर होगा, ठीक है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेवलेंथ कंसीडर हो गया। अब दूसरा जो पैरामीटर है वेव स्टडी करने पे, अब ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको नू बोलेंगे, नू इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आप किसी भी ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की लाइन है वहाँ पे कोई भी एक डॉट ले लो, ठीक है, ऐसे डॉट कंसीडर करो और एक सेकेंड में इस डॉट से कितनी वेव गुजरेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है CPS, दैट इज साइकिल पर सेकेंड, नहीं तो एक दूसरा यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ये हर्ट्ज कोई साइंटिस्ट था तो उसके नाम से वो हर्ट्ज किया। लेकिन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझ गए आप? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन यूनिट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी पास होगी, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब तीसरा यूनिट होता है वेलोसिटी। अब अब ये वेलोसिटी कभी कभी हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो c इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ दिस वेव, एंड v इज आल्सो व्हाट? वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? तो बाइक की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? बाइक की वेलोसिटी क्या होती है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एक यूनिट टाइम में इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया विल बी व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो डिस्टेंस ट्रैवल
अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यहाँ पे आपको ये समझना है कि वेलोसिटी विल बी मेजर्ड इन व्हाट, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक चीज़ फिक्स होती है, वो आपको याद रखना है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक चीज़ फिक्स होती है, जो क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज फिक्स्ड फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक ये जो वेलोसिटी होती है वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंफ्रारेड वेव आती है, एक्स रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज आते हैं, विजिबल लाइट आती है जो अपने आँखों को दिखती है, यूवी रेज आते हैं, लेकिन उसमें सारों के सारों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। अब फोर्थ पैरामीटर इज़ व्हाट, वेव नंबर। वेव नंबर, अब इस वेव नंबर को आपको कैसे रिमेंबर करना है, तो वेव नंबर को रिमेंबर करना है इज़ लाइक नू बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल था नू, उसके ऊपर क्या कर देना है, एक सिंपल सा डैश कर देना है, तो ये क्या हो गया, नू बार हो गया, ठीक है। तो वेव नंबर इज़ नू बार। अब लाइक दिस, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर इज़ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जब भी इन्वर्स करोगे तो आपको मिलेगा वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, तो जो भी वेवलेंथ का यूनिट होगा उसका इन्वर्स, मतलब क्या, सेंटीमीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, पिकोमीटर इन्वर्स, लाइक दिस। तो दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ व्हाट, वेव नंबर। अब लास्ट पैरामीटर रहा, तो लास्ट पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। सॉरी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल ए। तो ये स्मॉल ए से हम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, तो ये जो सेंटर है, पेरी सेंटर, उसके ऊपर जो लेंथ होगा वेव का, यहाँ से नीचे जो होगा तो वो होगा ए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन टू व्हाट, क्रीस्ट का मैक्सिमा एंड ट्रफ का मैक्सिमा, लाइक दिस। तो एम्पलीट्यूड आप समझ गए। तो एम्पलीट्यूड पे क्या होता है, तो वेव की इंटेंसिटी डिपेंड होती है। अगर ये 4 पैरामीटर समझ गए, कौन से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड, तो आपको कुछ रिलेशन समझने हैं पहले तो रिलेशंस क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले डिज़ाइन होंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। फॉर्मूले क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है पहला कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आपको रिमेंबर करना है ये क्या है, वेवलेंथ है लैम्बडा, इनटू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको ये समझना है कि ये जो है वो क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों, तो आपको सिंपल समझना है कि ये जो c है, दैट इज़ व्हाट, c इज़ व्हाट, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितना वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो आपको इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला तो कि जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती है। रिमेंबर रहा ये, ठीक है। नाउ अब आपको एक सिंपल बात बता दूं कि यही जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो ऐसे लिख सकते हैं हम कि नू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको सपोज कि यहाँ पे एक और रिलेशन है कि एनर्जी ऑफ द वेव कैसे निकलती है। तो एनर्जी ऑफ द वेव, ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एनर्जी ऑफ द वेव इज गिवन बाय h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एनर्जी, E मतलब क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, h मतलब कि एक प्लैंक का कांस्टेंट, अभी आएगा प्लैंक थ्योरी आएगी तो उसमें हम उसको स्टडी कर लेंगे। प्लैंक्स का कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होगी वो जो रिमेंबर करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में दी भी जाती है, कोई दिक्कत होती नहीं। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे तरह तरह के आप और भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। क्यों,
तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अभी डिसाइड किया था हमने, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्बडा। देखो न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्बडा। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो ये भी एक इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करना है। अब एसआई यूनिट की बात करोगे तो एच जो होगा वो एसआई यूनिट में होगा, सी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा होगा। लैम्बडा इज व्हाट, लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। अब यहाँ पे हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ से ये सपोज आपने लेफ्ट साइड कंसीडर की और ये राइट साइड कंसीडर की, तो ऊपर जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ है, और नीचे है वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको पता है वो एक दूसरे के क्या होगी, तो ऑलवेज इट विल बी व्हाट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ पे आपको समझना है, यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट से राइट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको समझना है नीचे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और एनालॉजी आप कर सकते हो, लेफ्ट से राइट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स मतलब हम मोबाइल पे बात करते हैं वो जो होती है वो रेडियो वेव्स होती है। फिर आप एफएम सुनते हो, ये एफएम का बैंड है, ये एएम का बैंड है। फिर माइक्रोवेव में जो होती है वो ये होती है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, तो उसकी रेंज आपको समझ गई। उसके बाद होती है अपने आँखों को दिखने वाली यूवी रेज। तो यूवी रेज आपको समझना है, सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आँखों को दिखने वाली विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको पता है वो क्या होता है, विग बियर होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, ये तो वॉयलेट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेड। तो यहाँ पे जो बीच में होगा वो पूरा इंद्रधनुष्य होगा, मतलब क्या, तो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होगा जो अपने आँखों को दिखेगा। उसके बाद यूवी रेज आती है, उसके बाद एक्सरे आती है, इसके बाद गामा रेज आती है। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किस वेव में होती है, गामा रेज में या रेडियो वेव्स में। तो एनर्जी का इक्वेशन क्या है, एच इंटू नू इज इक्वल टू व्हाट, एच इंटू नू। ये तो कांस्टेंट रहता है, प्लैंक का कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है। तो ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नू। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना क्या ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। तो बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 10⁻24 किसकी है, गामा रेज की। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा गामा रेज की, तो एनर्जी भी ज़्यादा गामा रेज की। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है, 10⁻0 दिया है, मतलब क्या 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो 10⁻2 है, मतलब 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, वो कम हो गया, ज़्यादा। तो ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा कम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला तो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल रीजन इज़ ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम। तो हमें जो लाइट दिखता है वो विजिबल होता है, वो बहुत स्मॉल पार्ट होता है एंटायर स्पेक्ट्रम का। तो ठीक है, तो ये हुआ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।